Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सच हैप्पीएस्ट माइंड का डिस्कशन करेंगे। इसको हम लास्ट 2 क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं एंड इसके नंबर्स में ग्रोथ दिखता है, बट स्टॉक ने सबको सैड करा है। इसमें 6 लाख प्लस इन्वेस्टर्स हैं एंड हर क्वार्टर इसकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं कि इसका एनालिसिस करो। सो डिटेल में जाएंगे कि इसमें अभी Q1 के नंबर्स कैसे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं एंड व्हाट्स द आउटलुक अहेड। बट बिफोर दैट मार्केट की बात करते हैं। सो मार्केट में एज सच कुछ हो नहीं रहा, मतलब साइडवेज तो नेगेटिव ही है, आज पॉजिटिव था। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर सेंस बिकॉज ऑफ द जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, दैट्स अ मेन थिंग। एंड जो गवर्नमेंट के एंड से पुश आ रहे हैं उस साइड, वो चीज़ें भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही मार्केट। सो मार्केट हैज़ अ वे टू डू द थिंग्स, बट आपको क्या इंश्योर करना है कंपनी में आपकी ग्रोथ है कि नहीं। सो दीज आर द बेस्ट टाइम टू रीएडजस्ट योर पोर्टफोलियोज। कमिंग बैक टू सेक्टर, सो पूरा आईटी सेक्टर की बात करो, सो पूरा ठंडा पड़ा है। अगर आप देखोगे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन सबके नंबर्स ले लो, 0% से लेकर 5, 6, 7% मैक्सिमम का ग्रोथ है एंड गाइडेंस 1 to 5% में। वेरी फ्यू कंपनीज जो आईटी में जिनके नंबर्स अच्छे थे, कफोर्ज है, परसिस्टेंट है, ये तो यूएस एंड यूरोप में काम करते हैं, डिस्पाइट दैट इनके नंबर्स अच्छा है। देन जो कंपनीज इंडिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन में काम करती है, इमर्जिंग रीजन्स में, वहां पे नंबर्स फिर भी अच्छे हैं, लाइक ओरियन प्रो, एफिल, नेटवेब, Zaggle. These are the few names for the education purpose only. So I am focusing on the companies जो इंडिया में ज्यादा काम कर रही है, मतलब इंडिया एंड इमर्जिंग नेशंस में, रादर देन यूएस एंड यूरोप। बिकॉज जो भी कंपनी यूएस एंड यूरोप में एक्सपोजर ज्यादा रखती है, उधर नंबर्स में इशू आ रहा है बिकॉज वो रिसेशन का स्टेज पे है एंड ग्रोथ स्लो डाउन है। एंड आप खुद सोचो, जिस कंट्री ने टैरिफ लगाई यूएस ने सब कंट्रीज पे, सो उधर सामान महंगा आएगा आपसे। सो सामान महंगा की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर की हालत पहले ही खराब है एंड जब महंगा सामान आएगा सो उनका परचेजिंग पावर में इंपैक्ट आएगा। सो जो कंपनीज यूएस से बिजनेस कर रही हैं उनको हिट आएगा, अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा। वो आगे हमारी कंपनीज को ऑर्डर कम देंगी। जो आईटी कंपनीज, हमारी आईटी कंपनीज करती क्या है, बैक एंड पार्ट मैनेज करती हैं। सो ये ग्लोबल स्लो डाउन का बहुत बड़ा रिस्क है टू द आईटी सेक्टर। ये फर्स्ट रिस्क हो गया। देन सेकेंड इज एआई जो आ रहा है इन द फील्ड। सो एजेंटिक एआई होता है कि बहुत सारे एआई एजेंट्स आपस में मिलके काम कर सकते हैं। सो एआई इज नॉट जस्ट कि आपने कुछ जेमिनाई पे लिखा है ना, आपको ठीक करके दे दिया उसने, जो 90% ऑफ द लोग करते हैं। वो पूरे एंड टू एंड टास्क कंप्लीट कर सकता है। एआई एजेंट्स होते हैं एंड मल्टीपल एआई एजेंट्स मिलके काफी लोग की जॉब रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो देयर इज अ रिस्क कि हमारे को जो आईटी कंपनीज काम देती हैं इंडिया में, यूएस वाली, सो वो वाला काम जो जो क्या कहते हैं रिपीटेड है या इतना वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, वो रिप्लेस हो सकता है। सो वो भी एक रिस्क चल रहा है। सो दीज टू अनसर्टेनिटी की वजह से पूरे सेक्टर में हेडविंड्स चल रही हैं एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो डी रेट हो रहा है एंड वी हैव टू फोकस ऑन द कंपनीज जहां पे पीई री रेट हो रहा है। सो ये ब्रॉडर मैक्रो का ट्रेंड है। एंड प्लस हमारी आईटी कंपनीज ने कभी ज्यादा आर&डी पे स्पेंड नहीं करा। हम सिंपल मतलब मैन आवर्स को ही ट्रेड करते रहे, पर आवर बिलिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो कंपनीज खर्चा करती हैं वो रिस्क पे रहती हैं कि उनका जो आर&डी पे खर्चा करा है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। टू गिव यू एन एग्जांपल, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना ने एक पर्पल सॉफ्टवेयर बनाया है। सो एंटरप्राइज एआई में एंटर कर रहे हैं, उसका मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस करा है, यू कैन चेक दैट आउट। सो लास्ट 10 ईयर्स से वो लोग वर्क कर रहे थे। सिमिलरली हैप्पीएस्ट माइंड भी जनरेटिव एआई की बिजनेस में लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी, तब इनके मार्जिन पे प्रेशर था। सो कई बार आप सक्सेस होते हो, कई बार नहीं होते, बट अगर आप होते हो तो काफी बड़ा आपको सक्सेस मिलता है जब भी आप आर&डी पे खर्चा करते हो। सो ये इस वजह से हम जब पूछते हैं, मतलब मैंने ट्विटर पे काफी देखा था कि लोग बोलते हैं इतना इजी कि आप मैनेजमेंट से खर्चा क्यों नहीं कर रहे आर&डी पे, या लास्ट 5-10 साल से टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी से खर्चा क्यों नहीं करा या क्वेश्चन क्यों नहीं करे। सो एक्चुअली करते तो मार्जिन पे प्रेशर आता एंड इट वाज नॉट श्योर कि आप सक्सेस होगे इन दैट। सो शेयर प्राइस को नियर टर्म में हिट आता है एंड ये कंपनीज प्रेफर नहीं करती वो चीजें, बिकॉज शेयर होल्डर का प्रेशर आता है। एंड हैप्पीएस्ट माइंड में यही हुआ है। सो काफी कंटेक्स्ट दिया मैंने, अब चलते स्क्रीन पे एंड एक दो अनाउंसमेंट करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना इक्विटी रिसर्च कोर्स लाइव कर दिया जिसमें मैंने एआई को कैसे यूज करते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल, साइकोलॉजी, फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, कैसे पढ़ते हैं मार्केट्स में, कैसे सीखते हैं, दिस द वन कोर्स दैट यू नीड इन योर जर्नी। एंड इसका मैंने लाइव सेशन करा था कल ही, जो Q&A सेशन काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा, मतलब क्वेरीज आ रही थी एंड वी सॉल्व्ड इट। उसके रिकॉर्डिंग भी मैं इस कोर्स में अटैच कर दूंगा। देन सेकंड इज ऑन 12th ऑफ सितंबर 2:30 PM पे वी आर हैविंग अ लाइव वर्कशॉप ऑफ 2 hours अप्रॉक्स, जिसमें हम नेक्स्ट 2-3 years के लिए जो सेक्टर अच्छे कर सकते हैं स्टडी करेंगे। And note both these things are purely for education purpose. These are not a buy or sell recommendation at all. And education purpose से डिस्कस करेंगे। एंड एक अनाउंसमेंट करना है कि एज वी आर जस्ट अबाउट टू हिट 6,000 के सब्सक्राइबर्स, आई थिंक सो पोस्ट जैसे ये वीडियो लाइव जाएगा हो जाएंगे। एंड सो व्हाट आई एम डूइंग इज, आप लोग इसके नीचे कमेंट करो व्हाट आर द लर्निंग्स यू हैव गेन्ड फ्रॉम दिस चैनल, एंड मैं रैंडमली 5 लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा 1-to-1 ऑन द वीडियो कॉल। क्विक शॉर्ट होगा बट दिस इज समथिंग आई एम डूइंग, एंड उसको पोस्ट भी कर सकते हैं ऑन एक्स और यूट्यूब, दैट वी कैन सी। सो लेट्स स्टार्ट। एक और चीज बतानी है कि मैंने एक्स और यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच कर दिया है। सो यू कैन ज्वाइन यार, इधर क्विक अपडेट्स डिस्कस कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जनरल मार्केट के अपडेट्स की बात कर सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन, ये भी जस्ट लॉन्च करा मैंने। This is a link of equity research course. You can check it out if you haven't. And this is the link of growth sector live workshop, जो 12th of September का उसका लिंक। देन कमिंग टू हैप्पीएस्ट माइंड, सो हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप 8,600 करोड़ का है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, पहले थोड़ी बड़ी थी, 60% स्टॉक करेक्ट कर चुका है, वेरी शार्प करेक्शन। सो हैप्पीएस्ट माइंड का एक सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट जो सारे बोलते हैं, ये डिजिटल बिजनेस इसका 95% है। सो है क्या, सो डिजिटल बिजनेस क्या होता है, जो आप ट्रेडिशनल सर्विसेज नहीं करते, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते हो, लाइक क्लाउड, सॉफ्टवेयर सर्विस, जेन एआई। मैं आपको और डिवीजन भी दिखा दूंगा। सो इट्स समथिंग वैल्यू एडेड वर्क, एंड जो जिस काम में आपको मार्जिन भी मिलेंगे एंड थोड़ा सा मतलब इट्स अ वर्क इन डिमांड, आई वुड से, सिंपल टर्म से, बहुत सिंपल समझा रहा हूँ। सो वही 95% इसका रेवेन्यू आता है। सारी कंपनीज का डिजिटल एआई का, डिजिटल बिजनेस से सेगमेंट से रेवेन्यू आता है, बट इनका मेजर आता है, यही डिफरेंस है। एंड इसी का हाइप था जब आईपीओ आया था। एंड अगर आप देखोगे इनका ज्योग्राफी वाइज, सो यूएस से 60% आता है, एंड यूरोप से 8% एंड इंडिया से 18%। सो यूएस एंड यूरोप इनका रफली 70% बिजनेस अकाउंट करता है। एंड सारी आईटी कंपनीज का यही मेजर सेगमेंट होल्ड करता है। यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है तो जोग्राफिकल रिस्क भी चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट हेडविंड्स है। एंड अगर आप देखोगे किस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है, सो बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से मेजर, देन एजुकेशन, देन हेल्थ केयर, ये 2-3 सेक्टर्स है, इधर से ही मेजर कंट्रीब्यूशन आता है। देन कमिंग टू जो डिजिटल बिजनेसेस हैं, लाइक डिजिटल इंफ्रा, क्लाउड, सॉफ्टवेयर सर्विस, सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे डिविजन हैं जिनको हम डिजिटल बिजनेस बोलते हैं। कमिंग टू Q1 FY26 का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, बिफोर दैट अगर आप देखोगे, इन्होंने क्या करा, यूएस पे इनका पहले 70% रेवेन्यू आता था अबाउट 2 years बैक, वो इन्होंने अप करके 60% पे ले आए। सो 10% से कंसंट्रेशन रिस्क कम करा है, इंडिया से रेवेन्यू बढ़ा है, एंड बाकी रीजन से बढ़ा है। सो यूएस से इन्होंने डिपेंडेंसी कम करी है। सो कहीं पे भी कंसंट्रेशन रिस्क होता है, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन टुवर्ड्स वन कंट्री, वो एक बड़ा रिस्क होता है। सो Q1 FY26 के रिजल्ट देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, या सो इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर, लाइक जो कांस्टेंट करेंसी में 17.5% ग्रो करा है। सो कांस्टेंट करेंसी क्या होता है कि अगर आप इंडिया डॉलर का रेट सेम कर दोगे लास्ट ईयर और दिस ईयर का, उस टर्म्स में देखेंगे, एंड दैट एक्चुअली मोस्ट रादर देन आप रेवेन्यू टोटल ओवरऑल देखोगे, बिकॉज करेंसी फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट आता है, बट विदाउट दैट देखना होता है क्या रहेगा। एंड इनका एबिटा 6% ग्रो करा है, बिकॉज ईयर ऑन ईयर मार्जिन कंपेरिजन हुआ इनका। लास्ट ईयर 24% के मार्जिन थे, इस बार 22.4% है। सो 24 से 22% के मार्जिन हो ईयर ऑन ईयर, बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो मार्जिन बढ़े हैं। 19.3% के थे लास्ट क्वार्टर मार्जिन, इस बार बढ़े हैं। सो लास्ट क्वार्टर एक वन ऑफ था, हमने डिस्कस भी करा था कि एक इन्होंने राइट ऑफ करा था
एक क्लाइंट का रेवेन्यू जो आना था इनको। सो जनरली हम बिजनेस जो बैंकिंग बिजनेस में देखते हैं कि राइट ऑफ्स, बट इन उनके क्लाइंट ने भी एक पैसा नहीं दे रहे थे एंड ऑल। सो बिकॉज ऑफ दैट वन टाइम था, एंड मैनेजमेंट ने गाइड करा था कि फुल ईयर में 20 to 22% का गाइडेंस रखेंगे, एंड उस लाइन पे नंबर्स आए हैं। सो आई वुड से क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट आए, एंड मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी वो सबसे इंटैक्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12% बढ़ा है। सो रेवेन्यू से कम पेस पे मार्जिन बढ़े, बिकॉज बिट्टा बढ़ा बिकॉज मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। बट ईयर ऑन ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत हाई मार्जिन थे, एंड मैं बताऊंगा मार्जिन का इनका बिजनेस। सो आई वुड से कंसिडरिंग जो आईटी सेक्टर में हेडविंड्स चल रहे हैं, उस हिसाब से ग्रोथ तो इनका ठीक है। मतलब ये कंपनी पहले 30% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी, उस हिसाब से थोड़े से कम है नंबर्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ में। बट स्टिल दे आर एबल टू ग्रो इन द रीजन जहाँ पे काफी इंपैक्टेड है बाकी कंपनीज इन द सेम सेक्टर। सो अगर आप देखोगे इनका सेल्स ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी 30% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे थे, कई बार बीच में डिप आ जाते हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू ग्रो। एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखोगे, सो इनका 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ हैप्पीएस्ट माइंड 24% है, 5 इयर्स का 24% है, बट प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स ग्रोथ सीएजीआर टर्म्स में 18% है, एंड 3 इयर्स में 1%। दैट मीन्स इनका कंसिस्टेंटली मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। सो अगर आप देखोगे, इनके 25% के मार्जिन थे फाइनेंशियल 23 में, जो अब 17% हो चुके हैं पूरे ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे। स्कैनर पे डेटा दिखा रहा हूं आपको। सो क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरेटिव एआई में ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, तो तब से इनके मार्जिन कंपैरिजन हो रहा है। एंड गुड न्यूज इज कि इनका जनरेटिव एआई बिजनेस जो है, जो अभी 2% कंट्रीब्यूट करता है, वो ब्रेक इवन हो चुका है। एंड अब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में वो कंपनी के एट पार रेवेन्यू लेवल्स पे ले आएगा मार्जिन को। सो उससे क्या होगा कि इनको ओवरऑल कंपनी को मार्जिन बूस्ट मिलेगा, बिकॉज अभी वो ड्रैग कर रहा है मार्जिन, वो मेजर कंट्रीब्यूटर था ड्रैग करने में। एंड जब भी कोई कंपनी खर्चा करती है, सो मतलब इन्वेस्टमेंट्स करती है, सो आज से ही आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है उन चीजों का, एक्सपेंसेस आते हैं, बट उनका रेवेन्यू लेट आता है। सो आपका सेल्स तो बढ़ता है, बट मार्जिन कंप्रेशन हो जाते हैं। वो एक मेजर इशू था विद हैप्पीएस्ट माइंड्स। अभी कौन कौन का डिस्कशन करेंगे। देन अगर आप देखोगे, डीआईस का स्टेक 10% है, पब्लिक का स्टेक 38% है, कम हुआ है बिकॉज 60% करेक्टेड है स्टॉक, एंड काफी टाइम से करेक्शन में ही है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 6,80,000 है, ये कम हुए नंबर्स, मतलब लोग बहुत परेशान होकर इससे निकल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। सो इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन नेक्स्ट, सो यू कैन चेक इट आउट। मैंने पोस्ट डाला था कौन कॉल हाइलाइट्स का, सो यहाँ से डिस्कस करते हैं। सर रेवेन्यू उनका FY 26 का गाइडेंस है कि डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। डबल डिजिट कैन बी 10%, एंड वैसे तो डबल डिजिट 99 भी होता है, बट 10 to 20%। एंड मिड में मेरे को लग रहा है कहीं दे वुड बी प्लानिंग टू ग्रो, बिकॉज इट्स अ टफ ईयर। एबिटा मार्जिन 20 से 22%। सो वर्स्ट जो 17% के लास्ट ईयर मार्जिन थे, उनसे बेटर है। एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरेटिव एआई बिजनेस इनका ब्रेक इवन कर चुका है। करंटली 2.4% रेवेन्यू आता है, सो बहुत ही छोटा डिवीजन है। एंड इनका टारगेट है कि इस डिवीजन को 10% के अराउंड लेके जाएंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में। सो एंड 2 इयर्स में तो इसके मार्जिन भी एट पार विद कंपनी रेवेन्यू हो जाएगा। सो वी हैव टू सी हाउ इट गोज, एंड ये बिजनेस कैसा करता है। ये सिमिलरली इंटेलेक्ट डिजाइन की तरह है, जिसका जो पर्पल बिजनेस है 5-6% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, बट वो एक गेम चेंजर हो सकता है कंपनी के लिए। सो सिमिलरली इनका जेने बिजनेस भी। एंड मैनेजमेंट का टारगेट है कि $1 बिलियन का रेवेन्यू हिट करना है बाय FY 31। एंड ये मैनेजमेंट ने थोड़ा डिले कर दिया था, बट नाउ दे आर सेइंग इट्स इंटैक्ट। एंड अगर इनको करना है तो 22% CAGR से कंपनी को नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए ग्रो करना पड़ेगा। एंड मैनेजमेंट इज सेइंग इंटैक्ट है। लास्ट 5 इयर्स ये लोग 28% CAGR से ग्रो कर रहे थे। सो अगर ये 22%, दे मैनेजमेंट से इट्स वेरी मच पॉसिबल, organic plus inorganic. So if they're able to do this the guidance, I would say still they are like good, doing good, because in the IT sector issues चल रहे हैं, but we are uncertain about the future. एंड का एक कंसर्न चल रहा है कि हाई इटरेशन है इस कंपनी में 18% के अप्रॉक्स। सो आईटी कंपनीज इटरेशन हाई इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज इधर मेजर आपके एम्प्लॉयज ही होते हैं जो आपको मतलब काम कर रहे हैं। सो वो एक कंसर्निंग थिंग है। सो ये पूरा समराइज करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में कोई हैप्पी नहीं है इस टाइम पे, तो एज ऑफ नाउ क्या इशू चल रहा था, इनके मार्जिन 3 साल से कंप्रेस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? मेजर इज जनरेटिव एआई बिजनेस में इन्होंने काफी खर्चा करा है, प्लस ग्रोथ का स्लो डाउन भी हुआ, तो उस वजह से भी वन ऑफ भी कुछ हुए। मेजर जेएनएआई में इन्वेस्टमेंट्स चल रहे थे इनके। सो नाउ गुड न्यूज इज कि वो ब्रेक इवन हो चुका है। एंड अगर आप देखोगे फुल ईयर के मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी, जो इन टर्म्स ऑफ
मार्जिन है 20 से 22% करा है। पहले अभी तक ये 17% तक आ चुका था। सो पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब इसका ट्रेंड वापस मार्जिन का अपसाइड हुआ है। सो मार्केट रेट ऑफ चेंज को देखती है। वी हैव टू नोट दैट थिंग रादर देन कि आप पहले 25 पे थे आज भी 20-21 पे हो, वो चीज नहीं होती। आप 25 से 17 आ गए, देन 17 से यू आर टारगेटिंग लाइक अब ऊपर जा रहे हो। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड जनरेटिव एआई के बिजनेस के जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा एंड मार्जिन बढ़ेंगे, सो अल्टीमेटली कंपनी को बूस्ट मिलेगा। पूरे $1 बिलियन का टारगेट है नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में। 22% CAGR का गाइडेंस आता है। वी हैव टू सी द एग्जीक्यूशन नाउ, हाउ द मैनेजमेंट एग्जीक्यूट, एंड जो सेक्टर के हेडविंड्स है वो कंपनी को इम्पैक्ट कर नहीं रहे। वैल्यूएशन एक्सरसाइज एक बार कर लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें स्क्रीन दिख रही है आपको। सो एज यू कैन सी इसका पी जो है 3-4 साल पहले 140 का चला गया था। मतलब लोगों ने इसको मान लिया था कि कंसिस्टेंटली 40% से ग्रो करेगी, कुछ इशू नहीं आएगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी हाई पी। एंड हमने डिस्कस भी करा है, जिस भी कंपनी का इतना हाई पी होता है, आपने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में एक्सेंट देखा, कोई भी कंपनी जैगल में पी का डी रेट हुआ है। सो जब भी कोई भी हाई पी पे चलती है, एक बैड क्वार्टर या कुछ बैड न्यूज पूरी कंपनी को डी रेट कर देती है। सो इनके साथ भी हुआ। अब ये कंपनी अराउंड 43 के पी पे 1/3 हो गई इनकी वैल्यूएशन। सो ये कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट करती थी पहले, उसके लिए मार्केट इनको 140 टाइम्स वैल्यूएशन देती थी। आज सेम 100 रुपए के प्रॉफिट के लिए 43 का वैल्यूएशन मिल रहा है, 43 टाइम्स का। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन, एंड आई वुड से ये हमें केयरफुल वैल्यूएशन देखना चाहिए। एवरीथिंग इज नॉट गेट गुड एट एवरी प्राइस। लाइक गुड प्राइस एंड बैड न्यूज साथ आते हैं, गुड प्राइस गुड न्यूज साथ नहीं आते कभी भी। इसको रिपीट करके सुनना। सो इसमें क्या हुआ, अगर 5 ईयर्स का मीडियन पी देखोगे 53 का है, अभी उससे नीचे चल रहा है। एंड जो मेजर आईटी कंपनीज है वो 20 से 22 के पी में चल रही हैं। जो अच्छा कर रही है वो 40-50 में भी चल रही हैं। सो नाउ कंसिडरिंग अगर ये लोग ग्रो कर पाते हैं तो ठीक है, नंबर्स विद मार्जिन एक्सपेंशन। आप ग्रो कर रहे थे विद मार्जिन कंट्रैक्शन, उसके लिए हाई पी नहीं दिया जाता। सो ये चीज आपको बिजनेस मॉडल से क्लैरिटी आएगी जब आप कॉन कॉल सुनोगे, जब आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करोगे, मैनेजमेंट इंटरव्यू सुनोगे, देन यू वुड गेट दिस क्लैरिटी। So that's something. I hope we have discussed everything, pros, risk, and all. Now you got the clarity about this company. Beyond this, quick questions that do let me in the comment section. I will answer them. And apart from this, everything that we've discussed in this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation at all. Thank you.